अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत और मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और उसके तदारुक के हवाले से हुकूमती इकदामात और उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से हेल्थ एडवाइजरीज, SOPs किस हद तक उस पर अमल दरामद हो रहा है। लॉकडाउन में नरमी के बाद हमने ये देखा कि केसेस में बतदरीज इजाफा हुआ और अब तक मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर हम बात करें और अब तक की तादाद की बात करें तो 61,000 के करीब जो है वो लोग मुतासिर हो चुके हैं पाकिस्तान में और 1260 अमवात हैं। और बात हम करेंगे ख़ास तौर पे दुनिया भर में भी हम अगर बात करें तो तहकीक का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ मुहक्किकीन अपना काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिंगापुर, बरतानिया और बरतानिया में बिलखुसूस ऑक्सफर्ड्स के जो माहिरीन हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस हवाले से वैक्सीनेशन पर काम कर रहे हैं। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के काम में कुछ रुकावट भी आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी तहकीक भी सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इस एक साल के अरसे तक दुनिया के कई ममालिक से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। ये किस हद तक एथेंटिक है, इस पर कितना काम हुआ है, पाकिस्तान आज तहकीक के मैदान में कहां खड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। साथ में ओवरऑल सरहदों की बात भी करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मकबूजा कश्मीर में मजालिम के बाद और नरेंद्र मोदी की जानिब से गैर मुनसिफाना और काले कवानीन लागू करने के बाद अब चीन के साथ एक तनाज़ा उसने खड़ा किया है और चीन के साथ जो मुल्का सरहद है और लद्दाख का जो एरिया है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से झड़पों का सिलसिला आगाज हो चुका है और बाकायदा तौर पर चीन ने सबक सिखा दिया है नरेंद्र मोदी को और अपना वो एरिया जहां पर कोशिश की थी, पेशकदमी की थी भारतीय फौज ने, उसको नाकाम बना दिया। वीडियोज आपके सामने हैं, वायरल हुई हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत को चाहिए कि मामले को अफाम तफहीम से हल करे, नेगोशिएशन के जरिए हल करे, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है खित्ता जो है वो अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। और तीसरी जानिब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा और बारहा हम कहते हैं कि बहुत सारे हमारे जो सेक्टर्स हैं वो मुतासर हो रहे हैं और कोविड-19 के साथ साथ दीगर इशूज़ पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिड्डी दल का हमला जो है वो पाकिस्तान के 3 प्रोविंस में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान और पंजाब है। और हम ये देख रहे हैं कि तैयार फसलें और उसके साथ साथ जो पनेरी हैं उस तक पर जो ग्रीन स्टफ है उस पर हमला आवर हो रहा है ये टिड्डी दल। और ये भी आपको बताते चलें कि 61 अजला में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। 3,25,000 एकड़ रकबे का जो है वो सर्वे मुकम्मल हो चुका है। 3600 एकड़ पर स्प्रे जो है वो किया जा चुका है। इसी हवाले से भी हम बात करेंगे क्योंकि हम बहुत सारी डिजीज़ का पहले भी सामना कर रहे हैं। आपको याद हो कॉन्गो वायरस हो, इसी तरह डेंगू हो, उसके साथ साथ पाकिस्तान में पोलियो माइलाइटिस के हवाले से बढ़ते हुए केसेस जिस पे तशवीश का भी इजहार किया गया, बारहा इस पर हम बात भी करते रहे। ये तमाम तर मौज़ूआत हैं, कोशिश करेंगे कि तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएं। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले सरफराज राजा साहब, आपका तारुफ करवाते हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज राजा साहब। डॉक्टर हसन उरूज साहब हमारे साथ स्काइप से मौजूद होंगे, डायरेक्टर जनरल हेल्थ इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सरफराज राजा साहब, गुफ्तगू से पहले ये भी बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान वर्चुअल इजलास में आज शिरकत कर रहे हैं और ये इजलास रिलीफ के हवाले से, ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी फाइनेंसिंग के हवाले से ये इजलास हो रहा है। और एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जिसमें कर्ज में रिलीफ देने का मामला था। ये बड़ा एक अच्छा और बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्चुअल इजलास है। इसके क्या नताइज मुरतब होंगे ये हम आपको इस हवाले से अपडेट भी करेंगे जो ही हमारे पास इसकी तफसीलात सामने आएंगी। सरफराज राजा साहब, सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 की। मुख्तलिफ रिसर्च, मुख्तलिफ तहकीक इस पे हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन और SOPs पर मिनवन अमल दरामद नहीं हो रहा और हम खुद जिन्होंने अमल दरामद करना है हम खासे इसमें कोताही के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो क्या वजूहात आपको नजर आती हैं, क्या नकाइस आपको नजर आती हैं, इंतजामी उमूर किस हद तक आपको जो है वो देरपा नजर आ रहे हैं और असरअंदाज होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें अगर आप देखें तो ये वो बीमारी है जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर सरेंडर कर चुकी हैं। अमेरिका जैसा मुल्क है, बरतानिया और मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इसके सामने बाकायदा सरेंडर किया है। लेकिन इस बीमारी को अगर आप इसकी सारी जो भी इसकी देखें, जिस अलामात और जिस तरीके से फैली है, जिस तरीके से मर्ज हुई है, इसकी सिर्फ और सिर्फ इसका हल बचाव है। और बचाव का जिम्मेदार कौन है? अवाम है। अब हमारे यहाँ पे आपने देखा कि हुकूमत ने सेंसिटाइज़ किया, मीडिया ने सेंसिटाइज़ किया, उसके बाद लोगों ने एहतियाती तदाबीर शुरू की, लोगों ने घरों में भी रहे। लेकिन जो ही थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू किया, लोग बाहर आए। आप जाएं बाहर बाज़ारों में, आपको फील नहीं होगा कि ये कोई
वही कौम है जो 2 हफ्ते पहले तक कोविड-19 वो से मामूल कोरोना के से मामूल लड़के का बिल्कुल एक क्राउड नजर आ रहा है। मामूल का क्राउड, मामूल की रूटीन, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिए हैं। शायद लोगों ने ये समझ लिया कि बीमारी के असरात नहीं रहे, हालांकि बीमारी ये दिन ब दिन बढ़ रही है और दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, WHO सब इससे वार्न कर रहे हैं कि इस बीमारी ने अभी मजीद कई मुल्कों में पीक देखनी है। कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पीक आ चुकी है, कई मुल्क ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है जहाँ पे बीमारी बढ़ रही है और अभी तक अपनी पीक को नहीं पहुंची। इसका वाहिद जो इसका हल है, जो इसका इलाज है, वो आवाम के पास है। वो ये है कि आप अपने आप को महदूद करें। अपने आप को महदूद करेंगे तो महफूज करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे ये नहीं हो रहा। ईद खासतौर पे हमने देखा कि ईद पे लोग बाहर आए, पार्क्स में इजाज़त नहीं थी, लोग निकले, उसके बावजूद कई जो भी किसी को ग्रीन एरिया मिला वहाँ पे रश लगा हुआ था, लोग बिल्कुल, सेल्फीज बना रहे थे, वही रूटीन चल रही थी। मतलब लेकिन लोगों रूटीन की चल रहा है, जिम्मेदारी लोगों ने अभी बिल्कुल। तक इसको संजीदा नहीं लिया। मजीद भी इस हवाले से इकदाम की भी जरूरत है। डॉक्टर हसन उरूज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपसे मैं तो जी डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ते की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर हसन उरूज साहब से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। सरफराज साहब, एक बात और भी यहाँ पे बड़ी अहम है कि तहकीक के मैदान में भी बदकिस्मती से हम रिसर्च का फुकदान पाया जाता है पाकिस्तान में। हमारी कोशिश रही है, मौजूदा हुकूमत की भी इस हवाले से कोशिश रही है कि मुख्तलिफ तजावीज़ के ज़रिए और मुहक्किकीन को इकट्ठा करके, जैसे कि प्लाज्मा थेरापी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, उस पर हमारा काम भी हो रहा है। मज़ीद भी रिसर्च की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई देती है और पाकिस्तान उन ममालिक में भी हमारी खुशकिस्मती है कि हम शामिल हो चुके हैं जो तहकीक में या इस कोविड-19 के तदारुक के लिए और उससे बचाव के लिए जो ममालिक काम कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें यह है कि जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं होती, वैक्सीन आपके सामने नहीं आती, तब तक तो बीमारी के साथ हमने ज़िंदा रहना है। अभी हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुकी है, हमने इस बीमारी के साथ ही अपनी लाइफ गुजारनी है और लाइफ को आगे लेके चलना है। अब इसमें जो हम बात करते हैं लोगों के हवाले से, जब तक वैक्सीनेशन इसकी सामने नहीं आती, प्रॉपर इलाज सामने नहीं आता, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महदूद कर सकते हैं। हम अपने लिए सोचते हैं, बाज़ औक़ात हम अपने प्यारों के बारे में सोचते हैं, अपने ज़्यादा परवाह अपने प्यारों की जान की करते हैं, तो इसमें भी यही एलिमेंट इन्वॉल्व है। हमें अपनी परवाह नहीं होगी जान की, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी जान हमें परवाह होगी। हम मैं बीमारी चाहता को हूँ घर हसन लेके उरूज जाएंगे, साहब को भी साथ में बिल्कुल इन्वॉल्व कर उनसे भी। दिया। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अभी आ रही है। जी डॉक्टर साहब, टेक्निकलिटीज की तरफ जाते हैं और आपसे एक गुजारिश भी होगी कि ये जो टेक्निकलिटीज, ये जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है, इनको आसान लफ्जों में, ताकि आम आदमी को इस बात की समझ आए। तहकीक तो बहुत आगे बढ़ चुकी है डॉक्टर साहब। तहकीक में तो ये भी कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 से अफराद जो सेहत याब हुए हैं या जो इस जंग में कामयाब हुए हैं, कोरोना को जिन्होंने शिकस्त दी है और कम शिद्दत के साथ जो कोरोना वायरस के मुतासरीन थे, जो जब वो सेहत याब हुए हैं तो उनके अंदर एक एंटीबॉडीज जो कि कई माह तक इनको दोबारा कोविड-19 का शिकार नहीं होने देते एंटीबॉडीज। लेकिन कहीं कहीं पे ये भी सुनने में आया है कि पीसीआर टेस्ट दोबारा से डिटेक्टिव हुआ है, पॉजिटिव सामने आया है। क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या आरएनएस की तोड़फोड़ के बाद, उन प्रोटीन्स की चेन के तोड़फोड़ के बाद ये पॉजिटिव आता है केस? क्योंकि माहिरीन ये कह रहे हैं कि काफी हद तक एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बीमारी के खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं। सर जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बुखारी साहब आपको सलाम और सारे पार्टिसिपेंट्स को सलाम पहुंचे मेरा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पहली गुफ्तगू नहीं सुन सका, लेकिन आपका सवाल काफी जामे है। उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि तहकीक जरूर हो रही है, बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन तहकीक अभी कोई हतमी नहीं सामने आई है जो ये कह सके कि इस बीमारी का ये तोड़ है या ये इलाज निकल आया है या वैक्सीन निकल आई है। तहकीक के तहत जो एंटीबॉडीज और एंटीजेंस का जो फिनोमेना है, ये सिर्फ कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं है। ये कोई भी बीमारी जब पैदा होती है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं, और जो आईजीजी है वो एंटीबॉडी वो ये जाहिर करती है जी कि ये पुराना इन्फेक्शन है, और आईजीएम जाहिर करती है कि ये फ्रेश इन्फेक्शन है। उसके अलावा कुछ नए टेस्ट भी सामने आए हैं जो ये उसमें टारगेट 1 और टारगेट 2 के टेस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि टारगेट 1 जो है वो उस वक्त पॉजिटिव आता है। ये मशीनें सिर्फ 5 हॉस्पिटल्स में हैं पूरे पाकिस्तान में। वो ये बताते हैं कि जब इनिशियल डेज में कोई चीज पॉजिटिव आती है तो वो टारगेट 1 पॉजिटिव आ जाता है, और जो लेटर स्टेज में जो पॉजिटिव आती है वो टारगेट 2 पॉजिटिव आ जाता है। तो अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं जो हमें डायग्नोस्टिकली ये बता सके कि ये कोरोना वायरस को हम अब मिस नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक दवा का ताल्लुक है, अभी आपको पता होगा रिसेंटली WHO ने भी क्लोरोक्विन पे भी की रिसर्च पे कुछ थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाई हैं कि इसकी रिसर्च को होल्ड कर लिया जाए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को जो दी गई थी उनमें कुछ मोर्टेलिटी यानी अमवात बढ़ी है। तो मेरा हार्ट बीट में इजाफा भी हुआ कि सर अभी उसमें। हतमी तौर पे हम इस वास्ते नहीं कह सकते कि ये बहुत शॉर्ट टाइम है
जब तक आपके 8-9 महीने से साल ना गुजर जाएं और आपको तहकीक की स्टैटिस्टिकली चीजें सामने ना आ जाएं, उस वक्त तक हम हतमी तौर पे ये नहीं कह सकते कि ये मेडिसिन बेहतर है और ये मेडिसिन बेहतर नहीं। एक चीज जो सामने आई है क्लिनिकली, वो ये सामने आई है कि जिन अशखास को वेंटिलेटर पे डाला गया है उनका मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत हाई है, यानी अमवात की जो शरह है बहुत हाई है। इसका मतलब है कि जो वेंटिलेटर है वो कोई हतमी इलाज नहीं है। पूरी दुनिया शुरू में जब कोरोना वायरस आया तो वेंटिलेटर्स के पीछे पड़ी हुई थी, उस वेंटिलेटर्स जमा करने और हॉस्पिटल्स में। सो ये समझने वाली बात है कि प्रिवेंशन जो है, यानी आप ये स्टेज क्यों लाएं कि आप बीमार होके वेंटिलेटर की स्टेज पे जाएं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं आपको तारीख से एक चीज बताना चाहता हूं। 1920 का जो फ्लू था, स्पेनिश फ्लू, जिसमें 50 मिलियन लोगों की अमवात हो गई थी, उसमें जो पहला फेज था उसमें इतनी अमवात रिपोर्ट नहीं हुई थी। जो सेकंड बार जो फ्लू सेकंड फेज में आया है, सेकंड सीजन में, उसमें अमवात की शरह बहुत बढ़ गई थी जी। तो जरा अभी वक्त बताएगा। फिर तो डॉक्टर साहब ये जो एंटीबॉडीज की बात की जाती है, फिर तो इस तासुर को जायल करने नफी होती है, इसकी इस तासुर की नफी होती है, ये इस तहकीक की कि एंटीबॉडीज जो हैं वो इतनी जो पैदा होती हैं, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसका आपने भी जिक्र किया, आईजीजी का किया और आईजीएम का जो आपने जिक्र किया, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोबारा जो दूसरा स्पेल शिद्दत के साथ आ रहा है, तो एंटीबॉडीज वाली तहकीक तो सर फिर काफी हद तक जो है ये ऑथेंटिक ना हुई ना सर। देखिए, आप किसी चीज को 100% रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं करते जब तक एक खास टाइम और एक खास सैंपल साइज। आप तो डॉक्टर साहब आप पीएचडी हैं, आपको पता है सैंपलिंग की जाती है। सैंपल साइज पे एक क्रेडिबल रिसर्च ना की जा सके। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जब भी कोई बीमारी पैदा होती है तो जो आदमी उसमें सरवाइव कर जाता है उसके जिस्म में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर ये वायरस अपना फॉर्म तब्दील कर लेता है या इसकी मुख्तलिफ किस्में सामने आती हैं, तो आपकी अगर एक किस्म के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होती है तो दूसरे किस्म के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। ये भी एक मुसल्लमा साइंटिफिक फैक्ट है। सो हमें अभी हम थोड़ा सा दूर हैं इस बात पे, जिस तरह। लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ ये जो मुख्तलिफ तहकीक हुई है, मुख्तलिफ रिसर्च हुई हैं, हम किस हद तक इन रिसर्च को इकट्ठा करके और अपनी ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते इस पर हमने काम किया है, क्योंकि एक और रिसर्च भी सामने आई है, बरतानवी और ऑक्सफोर्ड वाले भी ये रिसर्च कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि अगर क्लोरोक्वीन दे दी जाए, यानी एंटी मलेरियल दे दी जाए, एंटी वायरल ड्रग्स दे दी जाए, जिस तरह इससे पहले दी गई थी स्वाइन में और दीगर अमराज में, जो एंटीवायरल और एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर दे दी जाए, तो 20% जो इसके सिम्टम्स हैं या मर्ज की शिद्दत है उसमें कमी आ सकती है, तो कई जानों को बचाया भी जा सकता है। तो वो भी WHO की जो तहकीक है, तो फिर उस पर भी तो सवालात होते हैं सर। सवालात हर तहकीक पे होंगे जब तक वो तहकीक एक मुस्तनद तौर पे पेश ना की जाए एक फोरम के सामने और उसको क्रेडिबल ना करार दिया जाए और एक खास मिकदार के लोगों पे उस तहकीक का हतमी नतीजा ना निकल आए। मुख्तलिफ किस्म के दुनिया में ट्रायल्स चल रहे हैं, एंटी वायरल एंटी मलेरियल्स के ट्रायल्स चल रहे हैं। अब सवाल एक और भी पैदा होता है कि आप इन ट्रायल्स में अगर आपको हतमी कोई चीज नजर आती है तो ये क्या उस आदमी की अपनी इम्यूनिटी है जिसकी वजह से वो ठीक हुआ है या इन दवाओं की वजह से ठीक हुआ है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, हाइपोथेसिस का जवाब देने के लिए आपको वक्त दरकार है और आपको क्रेडिबल और अच्छी रिसर्च दरकार है। जो सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे कोविड-19 या पाकिस्तान के अंदर जो मुतासरा अफराद हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी नहीं है अभी तक, इसके लिए कोई मेडिसिन भी प्रॉपर सामने नहीं आई, तो सिर्फ सिम्टम्स को मद्देनजर रख के उन सिम्टम्स का इलाज किया जा रहा है। किस तरह कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड्स में ट्रीटमेंट किस तरह की जा रही है? देखिए, ये दो सवाल हैं। एक तो ये है, तीन सवाल हैं बल्कि तीन चीजें। एक है प्रिवेंशन, जो आप सब लोगों को मालूम है कि आदमी बीमारी ना पड़े। दूसरा है सिम्टमलेस मरीज जिसकी अलामतें नहीं होती और वो कोविड-19 पॉजिटिव होता है। और तीसरा है ट्रीटमेंट, जिसका सवाल आपने पूछा है। जो लोग अस्पतालों में एडमिटेड हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ट्रायल्स दिए गए हैं
जिस तरह पिम्स में एक ट्रायल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी चल रहा था, जी। तो एक तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एंटीवायरल का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, और एक और दवा है जो ल्यूकोसिटिन 6 इनहिबिटर कहलाती है, वो भी एक कंपनी की काफी महंगी दवा है, उसके ट्रायल्स भी दिए गए हैं, तो कुछ मरीज उससे भी ठीक हुए हैं। मैं दोबारा ये कहना मुनासिब समझूंगा कि जब तक एक बड़े सैंपल साइज पे कोई ट्रायल अपनी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच जाता, हम किसी एक ट्रायल को नहीं करार दे सकते कि ये मुस्तनद है और उसको शाया नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हमारे कैपेसिटी इश्यूज तो नहीं है? जरा इसके बारे में, पिम्स के भी बारे में बताइएगा, आइसोलेशन वार्ड्स के बारे में बताया जाए, क्योंकि एक खतरा जिसकी हम बात करते हैं, एक अलार्मिंग सिचुएशन जिसका पूरी दुनिया सामना कर रही है। हम तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम तो वेंटिलेटर्स गो के हम परचेज भी कर चुके हैं, मंगवा भी चुके हैं, काफी हद तक हम तिब्बी आलात खुद मैन्युफैक्चर भी करने जा रहे हैं, ये सलाहियत भी हासिल कर चुके हैं, मास्क भी हम खुद बना रहे हैं, सैनिटाइजर, ये सब कुछ हम खुद कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पूछना यह था कि कैपेसिटी इश्यूज आ रहे हैं, ये कैपेसिटी इश्यूज का पाकिस्तान को भी सामना करना पड़ेगा। विफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त कैपेसिटी क्या है? कितने पेशेंट्स जो हैं हम उनको आने वाले दिनों में जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं या उनको वार्ड्स में मुंतकिल कर सकते हैं? कोई कैपेसिटी इशू तो नहीं आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, बल्कि ये कैपेसिटी इश्यूज बढ़ेंगे। पिम्स के जो वार्ड्स हैं वो तकरीबन 100% ऑक्युपाई हो चुके हैं, जो आइसोलेशन और कोविड-19 के लिए बनाए थे। इसी तरह जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कैपेसिटी इश्यूज आ गए हैं। इसमें काफी अरसे पहले से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ऑन बोर्ड ले लिया था, ये सोचते हुए कि जब पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में या किसी भी इलाके में जब पेशेंट्स की तादाद 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ेगी तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब आज से महीना 1.5 महीना पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना होने के बराबर मरीज आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वास्ते प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। देखें, जब आप लॉकडाउन को रिलैक्स करेंगे, लोगों में बीमारी फैलेगी और 2% लोग जो शदीद बीमारी की हद को क्रॉस करके हॉस्पिटल्स पे में रिपोर्ट करेंगे तो कैपेसिटी इश्यूज डेफिनेटली आएंगे। ठीक है। बेड्स के भी इश्यूज आएंगे, वेंटिलेटर्स के भी आएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। डॉक्टर आपने बड़ी अहम बात की है सरफराज आजाद साहब, किस हद तक हम सोसाइटी को मोबिलाइज करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद का जिक्र किया, बल्कि हम कराची की बात करें, हम कोयटा की बात करें, हम पेशावर की बात करें, हम दीगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन या आबादी है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो DHQ हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ आके मिलते हैं। लाइक मुल्तान की हम बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज, बहुत बड़ा जम गफ़ीर और क्राउड हमें दिखाई देता है। तो क्या आपको कहाँ पे लगता है कि कोई कोताही या कोई कमी रह गई है? क्योंकि ये जो नकाइस हैं ये तो बतदरीज सामने आते हैं। तो कोरोना वायरस मतलब पिछले हम देख रहे हैं कि 24 दिनों में 3 गुना ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है, 3 गुना बढ़ गए। तो अगर यही कंटिन्यूटी रही तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? यही जो है ना लम्हा फिक्रिया इसमें है। और अब तक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया डिटेल में, वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीनेशन पे अभी रिसर्च हो रही है, दुनिया में काम हो रहा है। अभी तक तो ये चीज़ समझने में काम हो रहा है कि बीमारी है किस किस्म की और किस हद तक इसका इफेक्ट होता है, मुख्तलिफ लोगों की जो मुख्तलिफ जिस्म है उस पर किस हद तक इसका इफेक्ट होता है। ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, वैक्सीनेशन इसकी बनेगी, सामने आएगी। लेकिन इस वक्त देखें ना, अगर दुनिया में हम देखें एग्जाम्पल्स, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 90% तक इसको कंट्रोल किया सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशन से। लोगों ने मास्क यूज़ करना शुरू कर दिया है, सारी सोसाइटी ने मास्क पहना है, बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। न्यूजीलैंड में देखिए आप, वैक्सीनेशन अभी तक नहीं जाती, लेकिन उन्होंने इसको कंट्रोल किया है। न्यूजीलैंड में पिछले 4-5 दिनों में नया पेशेंट, चाइना का वुहान हमारे सामने, चाइना की एग्जांपल कोरोना फ्री करार दिया गया है उसको, वुहान को खास तौर पर। बिल्कुल, लोगों ने मिलकर इस बीमारी को कंट्रोल किया और उसकी वाहिद जो एक इस वक्त तक इसका इलाज है वो ये है कि आप एहतियात करें, एहतियात, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा औरंगजेब बादिनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया औरंगजेब बादिनी साहब। बादिनी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, औरंगजेब बादिनी साहब बताइएगा, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की हम खास तौर पर बात करते हैं और एक दो महाज हैं, बल्कि अब तो 4 महाज कह सकते हैं। हम मलेरिया के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, उस पर भी हम बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं। पोलियो माइलाइटिस ने भी हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा की। टाइफाइड के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कल जो है तर्जुमान ने भी जिक्र किया बलूचिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान के। और दूसरी जानिब ईरान से एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है इस टिड्डी दल का, इसके लिए भी आपने काम करना है। इंतजामी उमूर आज कहां पे खड़े हैं? इंतजामी उमूर किस हद तक मुअस्सर साबित हुए हैं? क्या इंतजामिया मुकम्मल तौर पर आपको फाल दिखाई देती है? बलूचिस्तान में कोई कैपेसिटी इश्यूज तो नहीं है? तफसीलात बताइएगा औरंगजेब बादिनी साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब, बड़ी मेहरबानी। बात आपकी ठीक है, बहुत सारी ऐसी जो है ना कुदरती आफात है जो इकट्ठे हमारे पास आ गई है, जिनमें सैलाब आया है,
छोटे मोटे जल्जले हमारे पास आ रहे हैं, टिड्डी दल के हमारे पास इश्यूज है, एक वबा फैली हुई है कोविड-19 के सिलसिले में, मलेरिया हमारे पास है, और आपने बताया कि सब कुछ और टाइफाइड जैसी बीमारियां हमारे पास है, और टिड्डी दल का भी एक बहुत बड़े स्वार्म्स हमारे पास आ रहे हैं। हम इस वक्त तमाम चीजों को निपटने के लिए जो है ना अपनी एक एफर्ट्स कर रहे हैं जितनी एक पॉसिबल हो हमारे पास। हमें अलबत्ता सबसे बड़ी जो दुश्वारी पेश आ रही वो बहुत दफा आवाम की तरफ से सीरियसनेस या कॉपरेशन की सूरत में दरपेश है। यानी आवाम के सामने या इंतकालात भी हो रही है, बीमारियां भी हो रही है, लोग जो है ना वो हॉस्पिटल्स में एडमिट भी हो रहे, ताम जो सीरियसनेस होनी चाहिए थी आइडियली वो हमें नजर नहीं आ रही। जहां तक बात है क्वारंटाइन के सिलसिले में, हमने अपने तौर पे क्वारंटाइन सेंटर्स हमने कोविड-19 के सिलसिले में बनाए हुए हैं। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम से जो लोगों की टेस्ट ले रही है, बरियल टीम से जो खुदा खासा इंतकाल की सूरत में बरियल कर रही है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, फ्री रोटी की जा रही है, और लिमिटेड किस्म का एक लॉकडाउन भी जारी है। ताम इसका ज्यादा बेहतर इफेक्ट जो है ना वो इसलिए नजर नहीं आ रहा कि पीपल आर स्टिल नॉट दैट सेंसिटिव अबाउट इट। जहां तक मलेरिया की बात है, हमने अपने तौर पे जो है ना स्प्रेज शुरू कर दी है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और हॉस्पिटल्स में जो है ना हमने एक सिचुएशन बनाई जिसमें हमने उन्हें बताया कि आप रेडी रहें। जो टाइफाइड की बीमारी है उसके सिलसिले में हमारे जितने भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स है उन सबको फंक्शनलाइज किया गया है ताकि जो भी पेशेंट्स उनके पास आए उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सके। टिड्डी दल के जो स्वार्म्स है वो हमारे पास काफी ज्यादा इस वक्त मौजूद है, जिसका आपने खुद जिक्र किया है, जो हमें नहीं बल्कि दुनिया में हर जगह मुख्तलिफ ममालिक में ये इशू दरपेश है, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज और फूड सिक्योरिटी के इशूज भी दरपेश आ सकते हैं। इस वक्त हमारी 8 मशीनें जो है ना वो फील्ड में है जो कि काम कर रही है इन स्वार्म्स के अगेंस्ट। एडिशनल भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा हैंडल किया जा सके। कुदरती आफात है, इंसान इनके सामने कुछ नहीं है, ताम जितना भी इंतजामिया के बस में उतना एक एफर्ट्स हम कर रहे हैं। सर, फार्मर्स की ट्रेनिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि उन फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या कोई इंतजामात किए गए हैं, और ज़रा ये भी बताइएगा कि टिड्डी दल का हमला बलूचिस्तान के किन किन एरियाज़ में ज़्यादा ख़तरा मौजूद है। नसीराबाद, जाफराबाद, हरनाई और उनके मुलिका इलाकों की बात तो की जाती है, एक तो इसकी थोड़ी सी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि किस तरह का ख़तरा हो सकता है। और कोविड-19 के हवाले से जो पहले जो डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें लोरलाई था, चमन था, खुजदार और इसी तरह जो मकरान और कलाट डिवीजन के एरियाज थे, वहां पर हमें जो है कोरोना इसके अलावा जो ये कॉन्गो वायरस था उसके केसेस बहुत सामने आए। लोरलाई और इससे मुल्का इलाकों में पोलियोमाइलाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा सामने आए। तो ये हाई रिस्क एरियाज जो है, क्योंकि इन्होंने रुख तो करना है सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का, तो कोई तयन किया गया है कौन सा एरिया ज्यादा मुतासिर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपने जो टिड्डी दल के बारे में बात की थी, उनका एक किसी जमाने में एक डिपार्टमेंट होता प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जिनके पास बाकायदा अपने जहाज होते थे, स्प्रे किया करते थे, उनकी अपनी मशीनें और स्टाफ मौजूद होता था। बाद में उसको जम कर दिया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। अब इसका जितने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। ताहम ये है कि हमारा जो जिला इंतजामिया है ना वो इस वक्त फ्रंट रोल पे इसलिए काम कर रहे हैं, जो कमेटी के हेड है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स है। तो ये तो सबसे पहले आपको उस सिलसिले में बताना था कि हम इसके साथ निपट रहे हैं और कोशिश करें कि इसको हम हैंडल करें। आइडियली स्पीकिंग इसके लिए जो है ना सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जो एफर्ट्स है वो सफिशिएंट नहीं होगी, इस पे मास स्केल में, मेगा स्केल पे जो है ना एफर्ट्स करने की जरूरत है। नहीं तो सिर्फ ये हमारी एफर्ट से ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती। कुदरती आफात के जो सामने खड़ा होना कोई छोटी बात नहीं। अच्छा, ये भी बताइएगा सर, आपने बात की कि जमर कचकजई साहब से मेरा राब्ता हुआ है और मैंने कोशिश की है कि उनसे राब्ता किया जाए और वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो, लेकिन उनसे मेरा राब्ता हो नहीं पाया। इस वजह से मैं आपको इस हवाले से जहमत दे रहा हूँ और आपसे पूछना भी चाह रहा हूँ। सर, ये बताइएगा कि सिर्फ सैनिटोरियम में या बीएमसी में ये जो लेबॉर्ट्रीज कायम की गई हैं ये काफ़ी हैं? क्योंकि लेबॉर्ट्रीज की तो जरूरत पड़ सकती है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं सर जो वहां से यहां तक अगर कोविड-19 का पेशेंट आएगा तो पता नहीं कितने लोगों को मुतासिर करता हुआ आएगा। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को हाईलाइट किया गया है या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे काम हो रहा है जहां पे ये लेबॉर्ट्रीज या उनके कलेक्शन सेंटर बनाए गए हों? जी बिल्कुल, इसके सिलसिले में जो है ना हमारा मकरान डिवीजन में एक प्लान हो रहा था कि जिसमें लेबॉर्ट्री बनाई जाएगी, खुजदार में लेबॉर्ट्री बनाई जाएगी। इसके अलावा कोयटा में तो हमारी 2 लेबॉर्ट्रीज ऑलरेडी फंक्शनल है। इनिशियली हमें इश्यूज दरपेश थे क्योंकि जो लेबॉर्ट्री के कैपेसिटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, जबकि केसेस हमारे पास तेजी से आ रहे थे। अब चूंकि दोनों लेबॉर्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई है, हमारे पास वीटीएम किट्स आ गई है, अब हमारे पास जो एवरेज डेली का हम अंदाजा जो लगा रहे हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका टेस्ट होता है सस्पेक्टेड का, वो 500 से 600 लोग हैं।
ठीक जबकि हमारी कैपेसिटी 1000 से 1200 को टेस्ट करने की है। तो वो इश्यूज इनिशियली दरपेश थे, लेकिन अभी बड़ा अच्छा सिस्टम एक एस्टेब्लिश हो गया है। आप जब एक नंबर पे फोन करते हैं, वो जाके आपका टीम आके आपके घर आपका टेस्ट लेती है, फिर आपको SMS के जरिए मुतल्ला कर दिया। जी, औरंगजेब बादिनी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया औरंगजेब बादिनी साहब, काफ़ी तफसीलात से हमें आगाह किया और बलूचिस्तान की सूरत हाल और सिंध पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि सिंध में भी टिड्डी दल का हमला जो है वो बढ़ता जा रहा है। सिंध में केसेस की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन एक अलमिया जन्म ले रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में राजा साहब जो डेथ है ना, डेथ रेशो वो बहुत बढ़ता जा रहा है। अमवात की शरह सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा है। क्या आप समझते हैं, क्या वो SOPs पर उस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा? मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है इस हवाले से, या वहाँ पे कोई DNA इशूज़ हैं, या वहाँ के कोई इन्वायरमेंट का इशू है, या वहाँ पर एक्सेस कम्युनिकेशन गैप है? क्या वजूहात हैं कि इतने ज़्यादा केसेस? देखें, अभी वाकई में ये बात काफ़ी संजीदा लेने की है कि छोटा सूबा है आबादी के हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन वहाँ पर डेथ रेट जो बाकी बड़े सूबे हैं पंजाब सिंध उनसे ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। इस हवाले से अगर हम जायज़ा लें तो बात वही आती है, पहली बात तो आप जो कल्चर देखें आप उन इलाकों में, तो वहाँ पे लोग मेरे ख्याल में इस चीज़ को बड़ा ही लेते हैं कि आपके घर में गेस्ट है तो आपने उससे सलाम मायूब से समझा जाता है। समझते हैं कि आप आए हैं तो आप उससे मिलेंगे नहीं, उसको वेलकम नहीं करेंगे। पंजाब में कई इलाकों में लोगों ने इस बात को अडॉप्ट कर लिया है कि वो गेस्ट आता है तो उसको मुख्तलिफ तरीके से, या तो आजकल कोनी के हाथ से आप उसको मिल लेते हैं, जैसे भी है आप दूसरे सलाम कर लेते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो कल्चरल उनका एक बैकग्राउंड है, उसमें आप जो भी गेस्ट आपके घर में आएगा, हुजरे का कल्चर है जहाँ पे लोग मिलके बैठते हैं, ये वो रवायात हैं जो कि चली आ रही हैं और चलती रहेंगी। इन रवायात को लोग ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में एक तो ये भी फैक्टर है कि वहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से, और सेकंड जो कम्युनिकेशन की आपने बात की, वो भी चूँकि एक ऐसा इलाका जहाँ पे इस बीमारी को लोग उस तरीके से सीरियस ले नहीं रहे कि ये बीमारी तो ये का कबायली impact क्या हो सकता है। देखें, जहाँ पे जो डोमिनेट करता है ज़्यादा, या जिसकी ज़्यादा वहाँ पे एक्सेस होती है, रिलीजियस फैक्टर भी मौजूद है, ट्राइबल फैक्टर भी मौजूद है, पॉलिटिकल तो डेफिनेटली है, वो डायनामिक्स को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे कबायली मायदीन, मोतबरीन, मोअज़्ज़िज़ीन, उलमा कराम, आप नहीं समझते कि इस रेशो को रोक सकते हैं अगर वो खुद आगे बढ़कर इसमें काम करें? बिल्कुल, जिम्मेदारी नहीं लोगों की बनती है कि सामने आएँ और समझाएं लोगों को कि इस मौका पर क्या करना है। देखें, नमाज के हवाले से अगर आप बात करें तो मसाजिद में जब आपने जाना है तो ये हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको गाइड करे कि आपने क्या करना है। आप उसको एक मजहबी इशू टच दे के लोगों को सिर्फ इस बुनियाद पे कहें कि वो मस्जिद में आएँ और इस बात का ख्याल ना करें, तो शायद इसमें उलमा का रोल ज़्यादा आता है कि वो उलमा कराम इस चीज़ को गाइड करें कि ये बीमारी है, और हदीस में भी है कि जब जिस इलाके में बीमारी होती है आप वहाँ के महदूद रहें अपने आप को, या उस इलाके में ना जाएं। तो यही इस वक्त सूरत हाल है, उसमें हमने सिर्फ बचना है ऐसे, और बचाव ही हमारा वाहिद हथियार इसी हो हवाले सकता से यही सवाल डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ भी लेके जाता हूं। डॉक्टर हसन अरूज साहब, तहकीक ने क्या साबित किया है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आप इस्लामाबाद को डील कर रहे हैं, रावलपिंडी और एरियाज को डील कर रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो मैंने सवाल किया है, सर क्या वजह आपको लगती है? उसके एनवायरनमेंट की वजह लगती है? अमवात की रेशो क्यों बढ़ती जा रही? इम्यूनिटी का या इम्यून डिफिशियंसी है? क्या वजह है, क्यों खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये डेथ टूल ज्यादा है, डेथ रेशो ज्यादा है? जी, मेरे भाई बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि ये जो वबा देखें, ये वबा जितनी ज्यादा फैलेगी उतना ज्यादा पॉजिटिव केसेस होंगे, उतनी ज्यादा डेथ्स होंगी। अगर एक खास इलाके में डेथ का रेशो ज्यादा है, इसका मतलब है वहां इम्यूनिटी की कमी है। हमें इसमें भी मजीद रिसर्च करने की जरूरत है कि इम्यूनिटी की कमी खैबर पख्तूनख्वा में क्यों ज्यादा निकल रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, हमारा शुरू से पूरी दुनिया का, हमारा नहीं पूरी दुनिया का जोर रहा है हॉस्पिटल्स पे, जोर रहा है वेंटिलेटर्स पे, जोर रहा है डॉक्टर्स पे। खुदारा ये बात समझने वाली बात है, और मेरे पास एक इसका एक्शन प्लान भी है, बड़ा सिंपल सा, शायद मैंने आपके साथ शेयर किया है या किसी और चैनल पे किया है, कि इसका जो सिंपल फॉर्मूला है मैनेजमेंट का, ट्रीटमेंट का, वो है प्रिवेंशन। और आपको टोटल लॉकडाउन पूरे मुल्क को करने की जरूरत ही नहीं है, आपको हाई रिस्क मैपिंग करने की जरूरत है। आप पूरे मुल्क को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है, वेरी हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क, ठीक है। जहां आपकी बात लोग समझ रहे हैं, तालीम का रेशो ज्यादा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग पे अमल किया जा रहा है, प्रिवेंशन पे, वहां आप लॉकडाउन करने की आपको क्या जरूरत है? लेकिन सर वो पूरा का पूरा नैरेटिव और वो रियलिटी डॉक्टर साहब कर लिया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक इबाम है, मिलजुल रहे हैं, वहां आपको एब्सोल्यूट लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा सर, एक नक्शे पे डालना है। डॉक्टर साहब मैं आपकी, सॉरी टू कट यू, मैं बहुत माजरत चाहूंगा कतई कलामी की, आपने जिन एरियाज की बात की हाई रिस्क एरियाज वही हैं, ये मैं भी आपको बताता चलूं, यू नो वेरी वेल
कि ये वो एरियाज हैं जहां सबसे ज्यादा गुर्बत है, जहां लोग भूख की वजह से मर सकते हैं, दिहाड़ीदार तबका इन्हीं एरियाज में मुकीम होता है, जिसका आप हाई रिस्क कहते हैं। वहां जो है लोगों में इतनी मोबिलाइजेशन नहीं है, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, और हुकूमत का भी यही मौकिफ है कि ये लोग जो हैं वो ज्यादा खतरे में हैं, इन लोगों को रोजगार का बहुत बड़ा इशू है। तो फिर कैसे सर वहां पे सख्त लॉकडाउन हो सकता है? बुखारी साहब, आप दो किश्तियों में सवार नहीं रह सकते। आपको फैसले करना होगा कि आपने जान बचानी है या रोजगार बचानी है, और जान के साथ आप उनको रोजगार कैसे मुहैया कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैं तो ये बड़ा आसान जी, डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं और रब्ता बहाल होगा। मुख्तलिफ राय हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, और तजावीज़ जब इकट्ठी होती हैं तो कोई एक रिजल्ट सामने आता है। कहीं पे तो ये कहा जा रहा है कि जी इस वक्त मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाए और दोबारा से सख्ती कर दी जाए बतदरीज। आप देखिए पूरी दुनिया में, अब अमेरिका में भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खोली जा रही हैं, जनूबी कोरिया का हमने देखा कि उन्होंने तालीमी इदारे जो है वो खोल दिए हैं। इसी तरीके से फ्रांस में अब एक तहकीक भी सामने आई है कि बतदरीज कमी आ रही है, तो सिंगापुर के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि 30 सितंबर तक बरतानिया में कोरोना खत्म हो जाएगा। इस तरह की तहकीक भी सामने आ रही है। तो उसके उसके एक पस मंजर मौजूद है कि उन्होंने लॉकडाउन किया और उनके लोगों ने उस पर अमल दरामद किया, SOPs को फॉलो किया। राय साहब, बिल्कुल ऐसी है ना, जब हमारे यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था, आप उस वक्त भी देखे ना, उस वक्त भी क्या था, लॉकडाउन था, लोग आते थे बाहर, लोग शाम में वॉक करने निकल रहे होते थे, उनको मना करते थे पुलिस वाले, पुलिस एहलकार, बाकी आप सॉरी टू कट यू। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर साहब। जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि हमें 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 बड़ा तरीके से, जिस तरह बाहर के मुमालिक में, बास स्टेट्स में लॉकडाउन बड़ा क्लियर कर, जिस तरह चाइना ने वुहान में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, कर्फ्यू की हद तक किया, लेकिन बाकी इलाकों में नहीं किया। ये इंटेलिजेंटली, स्मार्टली आपको पूरे नक्शे पे मेहनत करनी होगी। 3 दिन की, 1 हफ्ते की मेहनत से आप तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डाटा लेकर और ये मुख्तस कर सकते हैं कि किन इलाकों में आपने एब्सोल्यूट लॉकडाउन करना है, किन इलाकों में नहीं करना। और आपका जो नुक्ता है वो बहुत अहम है कि वही इलाके जहां गुर्बत ज्यादा है, वहां वो लॉकडाउन के हाई रिस्क उसमें ज़ुमरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको वहां माश, खाना, रोजी पहुंचाने की स्ट्रेटेजी बना के अमली तौर पे, और ये होता भी रहा है। ठीक है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने किस कदर गरीबों की मदद भी की है। ठीक है, जाहिर है वो अनलिमिटेड अरसे तक नहीं जा सकती, लेकिन हम एक इसको डेंट अगर लगा दें 15 से 20 दिन का, ये डिजीज रुक जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपकी तजवीज जो है ये भी आ गई, आपकी तजवीज जो है ये बड़ी जेर गौर है। जी राय साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। और खास तौर पर हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, ये पूरी सोसाइटी की अगर हम ओवरऑल बात करें, ये हमारा माइंड सेट है, माइंड सेट को खत्म करना है। और हमारे बहुत सारे हलके जो हैं माजरत के साथ बड़े दावेदार थे और सोशल एक्टिविस्ट थे, और ये जो हमारी समाजी फलाही और इस्लाही तंजीमें थी, ये आज मैदान में नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा वाकई में आप ठीक बात कर रहे हैं। और इसमें जो एक बात डॉक्टर साहब ने की उसको मैं एंडोर्स करूंगा कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से हाई रिस्क एरिया हैं, आप उसको उनको तकसीम करें रेड जोन में, ग्रीन जोन में, येलो जोन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो सकता है, आप उसको रेड जोन बनाएं। फिर उसमें आपको एक महदूद इलाके होंगे, आपको ज़्यादा आसानी होगी कि वहाँ तक आप एक्सेस करें। और वो जो लोग गरीब लोग हैं जो कि बेचारे इस लॉकडाउन में अपना सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनको आप उनकी ब्रेड एंड बटर का इंतजाम कर सकें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको, चूंकि हमने एक बीमारी को, हमारे सामने तो ये था डॉक्टर साहब कि हमारे सामने इससे पहले दुनिया में बीमारी आ चुकी थी, हमारे सामने एग्जांपल्स थी कि फलां मुल्क ने कैसे ट्रीट किया है, किसने कैसे डील किया है। हम उनको मद्देनजर रख सकते हैं कि किसने किस तरीके से काबू पाया। अब एग्जांपल्स हैं दुनिया में, सक्सेस स्टोरीज हैं कोरोना के हवाले से, किस तरीके से मुल्कों ने काबू पाया उनको, उनकी जो। लेकिन सर हम मॉडल, कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर पाते हैं, क्योंकि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस जो है वो काफी हद तक खुद मुख्तियार भी हैं, सेहत के शोबे में खुद मुख्तियार हैं। और बार बार तो वफाकी हुकूमत तो जहां तक महदूद है, जितनी डोमेन है वो अपनी डोमेन में काम करी, तो तमाम प्रोविंस की तो अपनी डायनामिक्स है, उसके मुताबिक वो फैसले कर रहे हैं। बिल्कुल है, वफाकी हुकूमत गाइडलाइन दे सकती है और गाइडलाइन देनी चाहिए कि आप ये काम करें। एक जो ब्रॉडर वे में आप बताएं उनको कि ये चीज़ें हैं, इसकी पॉलिसी गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वफाक गाइडलाइंस दे, उसी तरीके से गाइडलाइंस सूबों को जानी चाहिए। फिर सूबों पे या सूबे उस पे किस हद तक इम्पैक्ट करती हैं, आर्गू करते हैं कि इसको हम इस तरीके से करेंगे। हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है। पंजाब बड़ा सूबा है, सिंध बड़ा सूबा है, जहाँ पे इस हवाले से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में तो है ही, हम जैसे बात कर चुके हैं कि वहाँ पे तो डेथ रेट ज़्यादा रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बड़े सूबे हैं उनको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए इसी तरीके से, ताकि छोटे सूबे उनको फॉलो करें। और इसमें बेस्ट जो मेरे ख्याल में अब तक हमारी एक
तजवीज़ सामने आई है मुख्तलिफ, उसमें ये तजवीज़ ये है कि उसको आप रेड जोन्स डिक्लेयर करें जो ज़्यादा इम्पैक्ट का एरिया, और उसके मुताबिक उसको डील किया जाए फिर। ठीक है। अच्छा, अब राय साहब इस हवाले से भी हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ने से पहले जो है आपसे पूछना चाहूँगा, इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया, WHO, यूनाइटेड नेशन, बरतानिया, डेवलप्ड कंट्रीज़, ये सब के सब जो है इनकी तरजीहात जो हैं वो कोविड-19 का तदारुक है, ख़ात्मा है, वैक्सीनेशन है, ड्रग्स हैं। लेकिन भारत में कुछ और हो रहा है। भारत कभी लद्दाख का मामला उठा लेता है। अब लद्दाख में वो चीनी सरहद के करीब जो है उसने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया, गो कि उसको मुंह की तो खानी पड़ी। क्यों कर रहा है, क्या बात है? ये नए जो अलाइनमेंट्स हो रही हैं, नए अलाइज सामने आ रहे हैं, नई सफबंदी और ग्रोहबंदियां हो रही हैं, क्या ये उसका शाखसाना है? कोई पस मंजर तो उसका जरूर है, क्योंकि भारत बड़ा कॉन्फिडेंट ये सब कुछ कर रहा है, तो किसी पुष्टपनाही तो जरूर होगी। राय साहब, देखिए, भारत को जो आप कहते हैं जुल्म, तो जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। अब कश्मीरियों को आपने इतने अरसे से अंडर सीज रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे 1 महीने का लॉकडाउन होता है, लोगों की चीखें निकलती हैं पूरी दुनिया में, लोग कहते हैं कि हम घरों में रह रहे हैं। कश्मीरी बेचारे देखें आप, 5 अगस्त से वो लॉकडाउन की सूरत हाल में है। तो जुल्म कितना आप करेंगे, भारत कितना जुल्म करेगा? और अब उसी जुल्म का उसको जो रिवर्सल है वो आना शुरू हो गया। अब उसको चाइना से, जो इंडिया के जो इंडिया के जो डिफेंस के लोग हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि इंडिया से, चाइना से कम इंडिया को तोको नहीं थी कि चाइना इस तरीके से रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन आया उनको। उसके बाद इंडिया के अंदर ही क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया पे कि आपने ये जो किया इस पे, या तो पूरी तरह तैयार नहीं थी आप करने से पहले, कि आपको चाइना के साथ मुंह की खानी पड़ी। तो अब जो भी उसकी स्ट्रेटजी है उस पर इंटरनली उस पर बहुत तनकीद हो रही है। मोदी को खुद ही एक सुप्री का सामना करना पड़ा है दुनिया के सामने। सारे महाज खोल दिए उसने, सारे मास्क खोल दिए। कोविड से वो लड़ रहे हैं, ऑलरेडी उनकी अरबों की गरीब आबादी है, टॉप 10 ममालिक में शामिल हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा अमवात की रेशो बढ़ती जा रही है। अमवात की रेशो, गरीब तरीन लोग हैं जो कि बेचारे पैदल अपने घरों को जा रहे हैं, और कई दिन का पैदल सफर कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही करना क्या है, उनको उनके हवाले से कुछ आपने इंतजाम किए नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ा मसला लड़ने का गुर्बत है, लेकिन भारत ने महाज खोले हुए हैं दूसरे जो कमज़ोर तबकात उनको दबाने के लिए। और उसके बाद अब उसको जो मुंह की खानी पड़ी, यकीनी तौर पे ये एक इसका है कि जब जुल्म आप करते हैं तो जुल्म का आपको जो है वो जवाब देना पड़ता है। अच्छा, ये भी बताइएगा, अब कुछ जो माहिरीन हैं, कुछ खास तौर पर जो दिफाई माहिरीन हैं, उनका ये ख्याल है कि ये जो कशीदगी बढ़ी है, डोकलाम के मकाम पर भी 2017 में ये आमने सामने आई थी अफवाज, चीन और भारत की अफवाज आमने सामने आई थी। तो ये कहा जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता ये कहीं कारगिल वाला वाक़या जो 1999 में हुआ था, इस तरह की कशीदगी इख्तियार कर सकता है। इज दैट राइट? देखिए, कारगिल के बाद तो कहा जा रहा है कि एक बड़ा जो है ना वो एक इस खित्ते में एक होने जा रहा है क्लैश, पॉसिबल क्लैश है। लेकिन अगर देखें 1962 को जो इंडिया ने चाइना ने जो इंडिया को सबक दिया था, उसके बाद चाइना के हवाले से काफ़ी इंडिया जो है वो वीकर पॉइंट पे है, काफ़ी डिफेंसिव होता है चाइना के हवाले से। अभी भी जो उसने एक इम्पैक्ट किया, उसके बाद जो इंडिया में राय आ रही है, इंडिया की 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की आर्मी जो तीनों सर्विसेज चीफ उनके उनको साथ बुलाया। अजीत डेविल भी थे उसमें। मैं सॉरी डेविल इसलिए कहता हूँ, डेविल बेहतर है मेरे ख्याल में। तो वो मीटिंग हुई है, उसकी अभी तक डेफिनेटली तफसीलात सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने सर जोड़े हैं इसके बाद कि चाइना से जो रिएक्शन आया उसके बाद उनको क्या करना चाहिए। यकीनी तौर पर ये मेरा नहीं ख्याल कि सर नेगोशिएशन की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया पॉजिटिव। इस बार चाइना और शी जिनपिंग ने भी कह दिया, अपनी फौज को अलर्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि सख्त तरीन हालात में भी आपने जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। इंडिया के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं इंडिया के हुकूमती हलकों से कि इसको सियासी तौर पे हल किया जाए, फौजी हल इस मसले का है नहीं। तो आप देखें कि इंडिया को हल्का सा धचका लगाया, उसके बाद वो सियासी हल पे आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, फौजी हल नहीं होता। तो ये चीज़ आपको जाहिर करती है कि इंडिया चीन के साथ मेरा नहीं ख्याल किसी बहुत बड़े क्लैश पे जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मुंह की खानी पड़ेगी, और पाकिस्तान की तरफ से भी उसको जो है वो इसी किस्म का रिस्पॉन्स आ सकता है। तो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जाएगा कि वो चाइना के आर्टिकल 370 को रिवोक करना, 35A को, और उसके बाद जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अपने मुल्क के अंदर जो है मजहबी जनूनियत जिसकी हम बात करते हैं उसको दवाम बख्शना, उसको तकवीत बख्शना, फिर उसके बाद मकबूजा वादी की हैसियत को तब्दील करना, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को वहाँ पे तैनात करना, डोमिसाइल्स और डेमोग्राफिक चेंजेस और ये पॉलिसीज़ सामने लाना। क्या ये एहसास इनको नहीं हो रहा कि आप जितने मजालिम में शिद्दत लाएंगी तो तहरीक खड़ी होंगी, जब तहरीक खड़ी होंगी तो फिर आप इल्ज़ाम अपने पड़ोसी ममालिक पर डाल देंगे। हर शख्स, हर मुसलमान जो है वो जज्बे जहाद से सरशार है वो, और अपनी माओ बहनों की इज्जत की आबरू की हिफाजत करना जानता है, तो वो तो मैदान में आएगा फिर। बिल्कुल, देखिए इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है जो कि मोदी गवर्नमेंट, उससे आप एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि उनका एक जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो यही था कि हम ये काम करेंगे। एक्सट्रीमिज्म उनका जो है वो मैनिफेस्टो में ही शामिल है कि इस किस्म के इकदाम। उनको परवाह नहीं कि दुनिया जो उनके अपने लोग हैं वो क्या एस्पिरेट करेंगे, क्या करेंगे, कश्मीर में क्या इम्पैक्ट सामने आएगा। कश्मीर में तो उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है कि लोग घरों में रहेंगे, लेकिन कब तक लोगों को घरों में रखेंगे? जब भी लोगों को बाहर निकालेंगे, कर्फ्यू ख़त्म करेंगे, एक जो अप्रेजल अब वहाँ पे एक जो वहाँ पे इंटरनली जो शुरू होगी तहरीक, उसको आप कैसे दबा सकेंगे? कश्मीरियों को कैसे आप खाली एक
अपने जो इकदाम है उसे दबा सकेंगे कर्फ्यू की बिल्कुल आप बुनियाद सही पर। कह रहे हैं। यकीनी तौर पर ये जो ही कर्फ्यू खत्म होगा, कश्मीरियों की तहरीक पहले से ज्यादा भरपूर शिद्दत तरीके के से साथ दोबारा वो शिद्दत बड़े के साथ आगे आएंगे। बढ़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर हसन उरूज साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल आवाज आ डॉक्टर रही साहब, ये सवाल मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, मैं आज दोहराना चाहता हूं क्योंकि ये हालात का तकाजा भी है, क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया के लिए सवालात उसने खड़े किए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। इटली की मिसाल हमारे सामने है कि जब उनको इस कोविड का सामना करना पड़ा तो पूरे मुल्क के पास 5000 वेंटिलेटर्स उस टाइम मौजूद थे, उनके पास भी वेंटिलेटर्स की कमी हुई। हमारे पास तो अब कहा जा रहा है कि 5000 वेंटिलेटर्स हैं। तो सर, ये तमाम चीजों को मद्देनजर रख के हमारे यहां भी कुछ कैपेसिटी इश्यूज, डॉक्टर्स के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। कौन से शोबे को ज्यादा मुतहर्रिक करने की जरूरत है? डॉक्टर्स की कमी हमने महसूस की, हमें पैथोलॉजी में खासतौर पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो है कमी का सामना करना पड़ा, हमें साइकियाट्रिस्ट के मामला जो है कमी का सामना करना पड़ा, हमें साइकोलॉजिस्ट की तादाद में बढ़ाना। आखिर कौन से आदाद शुमार सामने आए? क्योंकि सर, तल्ख तजर्बात और तलखियां और मुश्किलात हमें बहुत कुछ सिखाते हैं सर। जी बहुत शुक्रिया। इससे पहले थोड़ा सा मैं अगर इजाजत दें तो एक कमेंट करूं। इंडिया के 1.5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स बढ़ चुके हैं। जी जी। और बिल्कुल सही फरमाया मेरे साथी ने, इंडिया का जो असल मसला है वो गुर्बत है। और ये 1.5 लाख पेशेंट्स नहीं है इंडिया के, ये कम से कम 50 गुना पेशेंट ज्यादा होंगे। जिस तरह की उनकी गुर्बत है, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, उनके यहाँ तो एक डिजास्टर बर्पा हो जाएगा अगर हिंदुस्तान ने अपनी कोरोना की तरफ तवज्जो नहीं दी और सरहदों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी। और मैं समझता हूं कि दे आर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। कि आप सरहदों पे लड़ाई करके आप असल लड़ाई से दूर दूर होते जा रहे हैं। आपके सवाल की तरफ मैं आऊंगा। देखिए, हमें ये फैसला करना है कि हमें लोगों को बीमार होने से रोकना है या बीमार हुए हुए लोगों का इलाज करना है। हमें हमें दोनों चीजें करनी है। अब जो अकल वाली बात है वो ये है कि हमें लोगों को बीमार होने से रोकना है। तो जो हमारा बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें इस वक्त भी उस पे जोर देना है। हमें अपनी फीवर क्लिनिक्स कम्युनिटी में खोलनी चाहिए। हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है बेसिक हेल्थ यूनिट्स का, मेडिकल सेंटर्स का, जो शहरों में आबादियों में मौजूद है। हॉस्पिटल्स पे से बोझ उठा के हमें उधर अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी खोलने चाहिए। हमें पैथोलॉजिस्ट और डायग्नोस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और ये जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं या मेडिकल क्लिनिक्स हैं आपके शहर में, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, ये प्रिवेंशन का काम करें अपनी अपनी कम्युनिटी में जाके, ताकि कम से कम लोगों का रेशो बीमार हो। और डेफिनेटली इसमें जिस तरह पहले डिस्कशन हुई कि हमें लोग इसको फॉलो नहीं करते, खासतौर पे देही आबादियों में बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग या इसका एहसास नहीं किया जा रहा। जी। उसमें मैं समझता हूं कि जो कायदे आजम ने डिसिप्लिन का फॉर्मूला हमें दिया था, हमें उसको सख्ती से इंप्लीमेंट करना करने की पड़ेगा, जरूरत वरना है। हमारी बहुत हमारी शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त कम है, आपकी तजावीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप इस पर दिन रात जो है आप मेहनत कर रहे हैं। हम आप सबके लिए दुआगो हैं, हम अपनी पूरी टीम के लिए दुआगो हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है और इस वक्त फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर अपना किरदार अदा कर रही है। हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। तफसीलात हम इस प्रोग्राम यानी इस ट्रांसमिशन के दूसरे हिस्से में मजीद तफसीलात के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर हसन उरूज हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल हेल्थ इस्लामाबाद। और बहुत शुक्रिया सरफराज राजा साहब, आपकी तशरीफ आवरी का स्टूडियो, आप हमारे साथ मौजूद थे। और औरंगजेब बादीनी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर कोयटा और बलूचिस्तान की सूरत हाल। और इसके बाद हम टिड्डी दल के हवाले से, कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से और जो वर्चुअल इजलास हो रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब शिरकत करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब का ग्लोबल इनिशिएटिव, इसको कितनी पजीराई हासिल हुई, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त न्यूज़ ब्रेक है और न्यूज़ ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।